कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है धर्मवीर भारतीय की अत्यंत मार्मिक कहानी, एक भूख की मौत। यह कहानी पत्र की शैली में लिखी गई है। इसमें भारत में रहने वाला एक अंग्रेज अपने इंग्लैंड में रहने वाले मित्र को पत्र के माध्यम से गुलाम भारतीयों के हालात के बारे में बतलाता है। डियर रॉबर्ट, सुना है तुम कॉमन्स की बैठक में बंगाल के अकाल की जांच की मांग करने वाले हो। सोफी के पास आए हुए पत्र से यह भी मालूम हुआ कि तुम्हारा विचार है कि अकाल की घटनाओं से भारत में असंतोष फैलने की संभावना है और तुम्हें संदेह है कि कहीं उससे युद्ध प्रयत्नों में बाधा न पड़े। तुम्हारे इस संदेह से केवल यही मालूम होता है कि तुम भारत की असली हालत से कितने अपरिचित हो। तुम्हें शायद यह नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की युग युगों की सभ्यता और संस्कृति ने यहां वालों को इतना सहनशील बना दिया है कि तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तानियों के धर्म में उपवास रखना और भूखों मरना एक साधना है, आध्यात्मिक निष्ठा है। इस बंगाल के उपवास से भारत की आत्मा पवित्र हो रही है। हिंदुस्तानी अपमान और बेइज्जती की ठोकरें खाकर बहादुरी से शहादत की मौत मर जाते हैं। उनके लिए गेहूं और रोटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी तुम्हारी दिलचस्पी के लिए मैं एक भूख की मौत का हाल लिखता हूं। वह मौत जो तुम्हारी समझ में यहां गदर मचा देती, लेकिन जो खुद हिंदुस्तानियों की निगाह में एक पानी के बुलबुले से अधिक महत्व नहीं रखती। जाड़े के दिन थे, सुबह का वक्त था। यकायक मेरा कुत्ता बुरी तरह भौंकने लगा। मैंने ओवरकोट डाला और बाहर आया। दूर बिजली की मध्यम रोशनी में कुछ भिखमंगे चले आ रहे थे। सबसे आगे एक छोटा सा लड़का था, करीब 11 वर्ष का, और तुम्हें यकीन ना होगा वह जंगली बिल्कुल नंगा था। रूखे रूखे बाल, पीला चेहरा, बुरी तरह फूला हुआ पेट और लकड़ी की तरह पतली टांगें। उसके पीछे 2 बूढ़े थे। एक की लंबी दाढ़ी में कीचड़ लगा हुआ था और दूसरे का एक पैर किसी बीमारी से फूल गया था। उनके पीछे 3 औरतें थीं जिनके लिबास का हाल लिखना अश्लीलता होगी। उसमें से एक अभी कम उम्र की लड़की थी। एक तरफ उसके बालों ने और दूसरी तरफ उसके बच्चे ने उसकी छातियां ढक रखी थीं। ये हिंदुस्तानी औरतों के पहनाव का तरीका है जिसकी इतनी तारीफ तुम कर रहे थे जब तुमने पेरिस में जूली को साड़ी पहने देखा था। और जानते हो उसकी यह हालत क्यों थी? इसीलिए नहीं कि उसको कपड़े नहीं मिल सकते थे, बल्कि इसलिए कि इस तौर से नंगे रहने पर उसे शायद आसानी से भीख मिल सकती थी। सबसे पीछे एक जवान आदमी था जो धीमे धीमे कराह रहा था और दोनों हाथों से अपने पेट को दबाए था। शायद वह ज्यादा खा गया था, क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी भिखमंगे कितने लालची होते हैं। मेरे घर के आगे हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक कब्रगाह है। पहले मैंने सोचा शायद कयामत का दिन आ गया है और कब्रों के पत्थरों को तोड़कर ये मुर्दे न्याय के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी शक्लों से जिंदगी का कोई भी चिन्ह नहीं पा सकते थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे विश्वास हो गया कि वे जिंदा हैं। मैं अपनी नन्ही बेबी के लिए चॉकलेट लाया था और उस पर लिपटा हुआ कागज राह में पड़ा था। आगे वाला नंगा लड़का अपनी पतली पतली टांगों पर झुका और लपक कर वह टुकड़ा उठा लिया। पल भर उसे अजीब भूखी निगाहों से देखा और बड़े चाव से चाटा, और फिर चारों ओर निगाह घुमाकर झट से उसे निगल गया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। हिंदुस्तानी कागज भी खाते हैं, शायद करेंसी नोट भी खा जाते होंगे, पर आजकल तो यहां कागज पर भी नियंत्रण है। खैर, तो वे इतने धीरे धीरे चल रहे थे कि एक बिजली के खंभे से दूसरे तक आने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लगे होंगे। शायद वे सचमुच भूखे और कमजोर थे। वह जवान भिखमंगा मेरे सामने रुका, शायद कुछ मांगने के इरादे से। तुम नहीं जानते कि मुझे इन भिखमंगों से कितनी नफरत है। मैंने फौरन अपने कुत्ते को इशारा किया और वह झपटा। भिखमंगा भागा और लड़खड़ा कर गिर गया। कुत्ते ने अपने दांत गड़ाए, लेकिन मैंने उसे वापस बुला लिया। मेरा कुत्ता बहुत समझदार है। वह हिंदुस्तानी नस्ल का है
और नेटिव कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं। मैंने भी उसे खिला खिलाकर इतना मोटा कर दिया है जैसे कोई हिंदुस्तानी सेठ या पुलिस का दारोगा जिनकी तस्वीरें तुमने किपलिंग की किताबों में देखी होंगी। वह आदमी जोर जोर से कराह रहा था। ठंड से उसका बदन जकड़ गया था और वह उठने की बेकार कोशिश कर रहा था। उसके साथी पल भर रुके। उन्होंने एक खूनी निगाह से उसकी ओर देखा, अजीब तौर से सर झटका और रेंगते हुए आगे चले गए, उसे मरता हुआ छोड़कर। यह उनके लिए साधारण सी बात हो गई थी। वह लड़की रुकी। उसने अपने बच्चे को जमीन पर रख दिया। मुझे उस पर तरस आ रहा था और शायद मैं उसकी कुछ मदद भी करता अगर मैं एक अंग्रेज ना होता, क्योंकि एक अंग्रेज के लिए हिंदुस्तानियों की मदद करना अपमानजनक समझा जाता है। मुझे विक्टोरिया कॉलेज में हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के सामने सौंदर्य का देश भारत विषय पर भाषण देना था। मैं उसकी तैयारी करने लगा। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा वह आदमी चुपचाप पड़ा है। वह औरत कहीं चली गई थी। आधे घंटे में वह लौटी। उसकी गोद में बच्चा था और एक हाथ में एक सड़ी रोटी का टुकड़ा और केले के छिलके। वह पास आई और उस आदमी से कुछ कहा। उसने कुछ जवाब न दिया। पास में नाली धोने का नल था। उस लड़की ने अपना पल्ला भिगोया और उसके मुंह में 2 बूंदें निचोड़ी। पल भर रुकी और फिर वह रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। फिर भी आदमी कुछ न बोला, न हिला, न डोला। उस औरत ने अपना सूखा हाथ उस आदमी की पसलियों पर रखा। उसके बाद उठी, पल भर चुप रही और उसके बाद सूखे गले से सुबकने लगी। वह आदमी मर चुका था। औरत ने बच्चे की बांह पकड़ी और रेंगते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर सर थाम कर बैठ गई, जैसे उसने कोलतार से बनी हुई उस पतली सड़क को जिंदगी और मौत की विभाजन रेखा समझ लिया हो। वह आदमी निश्चेष्ट पड़ा था। उसके अध खुले मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थीं और मुंह में से आधी रोटी झूल रही थी। वह ऐसा मालूम पड़ता था जैसे सर चार्ल्स नेपियर का बयान किया हुआ हिंदुस्तानी बाजीगर जो अपने मुंह से अजीब अजीब चीजें निकाल देता है। अंधेरा छा गया। वह औरत वहीं बैठी रही। रात को ऐसा मालूम हुआ कि टामी ठंड से कूं कूं कर रहा है। रोजी ने उसे अपने बिस्तरे पर बुला लिया, पर वह आवाज न बंद हुई। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका। गजब की सर्दी थी। हिंदुस्तान उतना गर्म मुल्क नहीं जितना तुम समझते हो। यहां काफी सर्दी पड़ती है, जिसका असर तुम हिंदुस्तानियों की सर्द दिली में देख सकते हो। वह औरत सड़क के उस किनारे से इस किनारे पर आ गई। पता नहीं किस ताकत के सहारे उसने जिंदगी और मौत के बीच की उस सड़क को पार कर लिया था, वह भी इस भूख और सर्दी में। उसका बच्चा भूख और सर्दी से कुनमुना रहा था। मेरी नींद उचट गई थी। मैंने देखा वह औरत उठी, उस मुर्दे के पास गई और उसके मुंह से निकला हुआ रोटी का सड़ा टुकड़ा उस बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा उसे खाने लगा। वह उसके मुर्दा बाप की देन थी। वह रोटी का सड़ा टुकड़ा मुर्दे के मुंह से निकला हुआ। यकीन मानो रॉबर्ट। बच्चे ने फिर चीखना शुरू किया। औरत फिर उठकर मुर्दे के पास गई। उस पर से उसका वस्त्र, जो एक फटा हुआ बोरा था, उठा लिया। मुर्दा वस्त्रहीन हो गया। पर फिर औरत झिझकी और कांपी और टाट उसी पर डाल दिया। बच्चा कांप रहा था और पसलियों में सर्दी से जमे हुए कफ की घरघराहट साफ साफ सुनाई पड़ती थी। वह मुर्दे की बगल में बैठ गई और आधा टाट अपनी ओर खींच लिया। उसके नीचे बच्चे को ढांक कर दुबका दिया और बगल में खुद लेट गई। एक और मुर्दा, बीच में बच्चा और दूसरी ओर मां। यह एक बंगाली परिवार था। मुझे नींद आ रही थी। मैं सो गया। सुबह लाश उठाने की गाड़ी आई। मुर्दा उठाते वक्त मालूम हुआ बच्चा 2 लाशों के बीच में था। मां भी फिर सोकर उठी नहीं। उन्होंने मां की लाश और बच्चे को बीच सड़क में छोड़ दिया। गाड़ी में जगह नहीं थी। शायद मुर्दों ने बिना सरकार की असुविधा का ध्यान रखे ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्मशान यात्रा का निश्चय कर लिया था। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे घर के आगे एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के सामने एक सिख रेजिमेंट का पड़ाव। कभी कभी तो चांदनी में सफेद कब्रों
और सफ़ेद तंबुओं में फ़र्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। खैर, गेहूं और रसद की एक लारी उस ओर जा रही थी। सड़क पर लाश पड़ी हुई थी। लारी रुक गई। फौजी उतरे और बंदूक के कुंदों से लाश को एक ओर हटा दिया। लारी चल दी, पर वह बेचारा बच्चा लारी के पिछले पहियों के नीचे आ गया। पच, एक दर्दनाक सी आवाज हुई। एक खून का फव्वारा छूटा और एक बड़ा सा धब्बा वहां फैल गया। उस बच्चे की अंतड़ियां टायरों में फंसी रह गईं और दूर तक लहू की लाल रेखा खींच गई। पीछे से कुछ आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। रोजी गुस्से से तमतमाई हुई खड़ी है। वह चीख कर बोली, लारी रुकवाओ। मैंने उसे आहिस्ते से समझा दिया कि इसमें ड्राइवर का क्या कसूर। बच्चे को दबने से पहले चीखना चाहिए था। दबने के बाद चीखना बच्चे की नासमझी थी। रोजी भी कभी कभी तुम्हारी तरह भावुक हो जाती है। यह एक अदना सा वाकया है। तुम ख्याल कर रहे होगे इससे बड़ी नाराजगी फैली होगी, जांच कमीशन बैठा होगा, आंदोलन मचा होगा। यह सब कुछ नहीं मेरे दोस्त। सामने रहने वाली बंगाली लड़कियां उसी खुशी और सजहद से कॉलेज गईं। बगल के सेठ जी का रेडियो उतनी ही सुरीली आवाज में हापुड़, मेरठ और दिल्ली के गेहूं के भाव बतलाता रहा। किसी पर कुछ भी असर न हुआ। सिर्फ उस गुलाम धरती पर खून की रेखा खींच गई और उसे भी मुसाफिरों के जूतों की रगड़ ने मिटा दिया। यह यहां की हालत है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ही गलत है। उम्मीद है तुम अपनी भावुकता को छोड़ दोगे और कॉमन्स में फिजूल के सवाल ना पूछोगे, क्योंकि उनसे हिंदुस्तानियों में तो नहीं, संभव है अंग्रेजों में ही कुछ असंतोष फैले और यह युद्ध प्रयत्नों में बाधक हो।